हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। गुड मॉर्निंग आप सभी को। नमस्कार। नमस्कार बेटा, नमस्कार। और उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त बहुत अच्छे तरीके से आपने अपना सैटरडे और संडे यूटिलाइज किया होगा, क्योंकि पुत्र जी आपका एक टॉपिक हुआ था हमारा नरेशन, जिसके डिटेक्टिंग एरर्स मैंने आपको होमवर्क दिए थे। और ठीक है, आपको वोकैब याद करनी थी वीकेंड वाली, वो प्लस ठीक है, एक और चीज क्या दी थी, हाँ, नरेशन, चेंज ऑफ नरेशन दी थी। तो तीन चीजें होमवर्क थे: नरेशन का चेंज करना, नरेशन के डिटेक्टिंग एरर्स करना, और हमारे मेरे दोस्त वोकैब को रिवाइज करना, जो हर शनिवार इतवार का आपका काम होता है। प्लस आज मेरे बच्चे शाम को 4 से 3 से 4, 5:30 बजे या 6 बजे वो कैब की क्लास होगी। आज शाम को आपसे मुलाकात करूंगा मैं यूट्यूब पर। और आज इसी हफ्ते से हम, जैसे लास्ट वीक से ही हम, ठीक है ना, स्टार्ट कर चुके हैं अपनी कहानी। प्रैक्टिस सेशंस ले रहा हूं मैं यूट्यूब पर, और अब स्टार्ट कर रहे हैं हम आपकी जो है वो कैब 5:30 या 6 बजे की टाइमिंग उसकी रखेंगे, और आराम से सुख शांति से उसको आगे 49 नंबर की क्लास करेंगे। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वॉल्यूम 2 वोकैब की इसी महीने आ रही है। आप सबको जानकारी हो गया, जिनको नहीं है मैं बता दूं। 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर जो है वो मेरा बर्थडे है। तो उस दिन जो है हम वो किताब का सरप्राइज, वो किताब का जो है मैं आपको गिफ्ट देना चाह रहा हूं। ठीक है जी, ये देखेंगे। चलिए मेरे सर, अब बातचीत करते बेटा अगले टॉपिक की, जो आज का हमारा टॉपिक है। नया टॉपिक, ऑब्वियसली बात है, हमें नया टॉपिक चालू करना है। तो हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं नया, आप हेडिंग डालो, लो मां सरस्वती का नाम, और आप हेडिंग डाल लीजिए जी कंजंक्शन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन आज हम पढ़ेंगे। भाई मेरी बहुत ही आसान टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। आसान मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो टॉपिक आपने कर लिए, ठीक है, जो टॉपिक आपने कर लिए, जैसे कि आपने वर्ब किया है, टेंस किया है, तो बढ़िया बढ़िया टॉपिक आपने किए हैं। उन टॉपिक्स के सामने जब आप कंजंक्शन को देखने जाओगे ना, कंजंक्शन टॉपिक का एक ही मकसद है बेटा, जितने भी कंजंक्शन हमारे सिलेबस में है, सभी कंजंक्शंस का अच्छे से मीनिंग समझ लीजिए, ताकि आप उन कंजंक्शंस पर बेस्ड एरर बना सके। पेपर में यही आएगा, कंजंक्शन पर एरर देगा वो, और कंजंक्शन पर जब वो एरर देगा तो कंजंक्शन के मीनिंग के अकॉर्डिंग वो आपको एरर बनाने की कोशिश करेगा। तो आपको ओवरऑल इस कंजंक्शन टॉपिक में, ठीक है, यही देखने को मिलेगा किस कंजंक्शन का क्या मीनिंग निकल रहा है, किस तरीके से कंजंक्शन बेस्ड एरर पेपर में देखने को मिलेगी। दूसरी बात मेरे बच्चे, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़िएगा पुत्र कि आपको रिविजन करने की जरूरत ही ना पड़े जिंदगी में कभी। ठीक है, जैसे आपका वॉइस है, नरेशन है, कंजंक्शन है, इन टॉपिक्स को इस तरीके से पढ़ना है कि इनका तो रिवीजन भी ना करो आप, बस एक ही बार में 100% आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। तो चलिए पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं मेरे दोस्त, और समझते हैं आखिरकार इन कंजंक्शन होता क्या है। मेरे साथ साथ कॉपी करना बेटा, ठीक है। इंट्रोडक्शन देखिएगा और समझते हैं कंजंक्शन आखिरकार होता क्या है। बेटा अगर हम कंजंक्शन की बात करते हैं तो कंजंक्शन पढ़ते ही हमारे सामने एक प्यारा सा शब्द आता है, जिसको हम बोलते हैं ज्वाइनिंग वर्ड। इसका मतलब जो कंजंक्शन होता है बेटा, वो ज्वाइनिंग वर्ड होता है। ज्वाइनिंग वर्ड, ज्वाइनिंग वर्ड का मतलब क्या हुआ? जोड़ने वाला शब्द। ठीक है, जोड़ने वाला शब्द। बेटा किस किस को जोड़ेगा? ये वर्ड्स को जोड़ सकता है बेटा, ये कॉमा फ्रेजेस को जोड़ सकता है। अब आप बोलोगे सर वर्ड क्या होता है, फ्रेज? वर्ड का तो सबको पता है, लेटर जोड़ते हैं बेटा वर्ड बन जाता है। फ्रेज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। जो वर्ड्स की हम कलेक्शन देखते हैं उसको हम फ्रेज कहते हैं। अभी बता दूंगा मैं आपको। तो फ्रेज बोलते हैं बेटा कलेक्शन ऑफ वर्ड, या मैं अलग अलग लिखवा दूंगा इसको, प्लस कॉमा। ये बेटा क्लॉजेस को जोड़ता है। क्लॉजेस क्या होती हैं बेटा? स्टेटमेंट्स को बोलते हैं। या मेरे बच्चे ये सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो सिंपल सी बात हुई, जो कंजंक्शन होता है वो एक ज्वाइनिंग वर्ड होता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है वर्ड्स को जोड़ने के लिए, क्लॉज को जोड़ने के लिए, या सेंटेंस को जोड़ने के लिए। अब आप बोलोगे सर इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी दे दो, क्या क्या होते हैं। जैसे बेटा सबसे पहले मैं आपको वर्ड का एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, वर्ड का एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले आप नीचे क्या लिखोगे? वर्ड्स। ये वर्ड्स को कैसे जोड़ता है? जब आप ये लिखते हैं बेटा
आई विल बाय अ बुक एंड पेन। मैं एक किताब और पेन खरीदूंगा। अब ये जो एंड कंजंक्शन है, आप ये देखेंगे, एक वर्ड क्या हुआ बुक और एक वर्ड क्या हुआ पेन। सो बेटा वर्ड कहो या बुक अपने आप में क्या है, नाउन है, और पेन भी अपने के आप में क्या है, नाउन है। बेटा कोई भी नाउन हो या कुछ भी हो, है तो वो एक वर्ड ना मेरे बच्चे। वो वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, लेकिन है तो वो एक वर्ड ना मेरे भाई। सो बुक भी अपने आप में एक वर्ड है, पेन भी अपने आप में एक वर्ड है, वर्ड्स को जोड़ दिया तो ये अपने आप में कंजंक्शन हो गया। क्या पता आप ये बोल देते आई विल बाय अ बुक कॉमा पेंसिल एंड पेन, तो कितनी तीन चीजें जोड़ ली, बुक पेंसिल और पेन। सो ये कौन कंजंक्शन आ गया इसमें, सर एंड इसमें जो है वो कंजंक्शन हो गया जो इन दोनों शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, सर आई थिंक आप भूल गए हैं अपलोड करना वर्ब वोकैब पीडीएफ। मनीष नहीं बेटा, वो वोकैब की पीडीएफ तो मैंने अपलोड करा दी है, फिर भी मैं इसको चेक करवा दूंगा, ठीक है। आइए अब जरा आगे बढ़ते हैं चीजों को और आगे समझने की कोशिश में जुट जाते हैं बेटा, आगे देखते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा अब अगला है हमारे पास फ्रेजेस, कि हम फ्रेजेस को क्या मतलब होता है सर और कैसे जोड़ेंगे। बेटा फ्रेजेस का मतलब होता है मेरे बच्चे कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। बेटा शब्दों की कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। इसीलिए मैंने जो आपको जिरिंड पढ़ा रहा था तो मैंने आपको जिरिंड फ्रेज बोला था, याद है आपको, जिरिंड फ्रेज की जिरिंड के साथ जुड़ी हुई बात। तो ये फ्रेजेस के लिए भी बोल सकता है। अगर मैं बोल दूं बेटा मुझे मूवीज देखना और किताबें पढ़ना पसंद है, मुझे मूवीज देखना और किताबें पढ़ना पसंद है, तो आप क्या बोलोगे, आई लाइक, इसी के बाजू में लिखना बेटा, आई लाइक रीडिंग बुक्स, आई लाइक रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग मूवीज, आई लाइक रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग मूवीज। अब आप देखोगे हाँ सर अब हम समझ गए, ये अपने आप में जिरिंड फ्रेज है, हाँ, और जयदीप सर ये भी अपने आप में जिरिंड फ्रेज है। अब दो फ्रेजेस को कौन जोड़ रहा है, एंड कंजंक्शन जोड़ रहा है। दो फ्रेजेस को कौन जोड़ रहा है बेटा, एंड कंजंक्शन जोड़ रहा है। तो ये एंड अपने आप में क्या हुआ, यहां कंजंक्शन हुआ। तो हो सकता है बेटा ये दो शब्दों को जोड़े या ये दो फ्रेजेस को जोड़ दे। आपने बोला चलो सर ये भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया। यदि सर ये क्लोजेस क्या होता है इसको और समझा दो आप एक बार तो मजा आ जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्लोजेस को देखिएगा, ठीक है। क्लोजेस क्या होती हैं उसको मैं अगले पेज पे बताऊंगा ताकि ये हेडिंग खराब ना हो हमारी। एक बार फटाक से कॉपी करिए बेटा, स्क्रीन में चेंज कर रहा हूं। नहीं हुई अभी वो क्या, ठीक है बेटा मैं करवाता हूं। वो एडवांस एरर पीडीएफ तो डली हुई बेटा, वो तो सारी ऑलरेडी कंटेंट तो आपका पहले से डला। तो वर्ड क्या होता है, जोड़ने वाला शब्द, जो शब्दों को, ठीक है, फ्रेजेस को, क्लोजेस को, सेंटेंसेस को जोड़। एक बच्चा कह रहा है इनकी हिंदी भी लिखवा दिया करिए दिवेश। दिवेश बेटा पता है दिक्कत क्या हो जाएगी, हिंदी से फिर आप इतना ज्यादा प्यार कर बैठेंगे फिर इन फ्रेजेस क्लोजेस सेंटेंसेस याद ही नहीं रहेंगे। अब मैं इनको ऐसे लिखवाऊंगा वाक्यों को जोड़े, शब्दों को जोड़े। बेटा अगर इतना ही हिंदी मीडियम में चले जाओगे पुत्र तो कभी इंग्लिश में नंबर ही नहीं ला पाओगे। तो इनको जैसा जो नाम हो उनको डायरेक्टली दिमाग में याद रखो। आइए जी आगे। सर ये क्लॉजेस क्या होती हैं बेटा, क्लॉजेस ध्यान से देखिएगा। जो क्लॉजेस होती हैं, क्लॉज का जो मतलब होता है बेसिकली, क्लोज अपने आप में अ स्टेटमेंट। बेटा ये अपने आप में एक स्टेटमेंट होती है, अ स्टेटमेंट। हाँ, जिस स्टेटमेंट के पास अपना एक क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, प्लस बेटा इस स्टेटमेंट के बाद अपनी क्या होती है, एक वर्ब होती है। आगे बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन हो भी सकती है और नहीं भी। जब ये जुड़ती है हाँ तो इसको एक साथ हम क्लोज बोल देते हैं। मतलब जिसे बात बोल देते हैं हिंदी में, एक बात है, एक बात है। बात कैसे बनेगी, एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, आगे एक्सप्लेनेशन हो भी सकती है या पता नहीं इतनी हो, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया भाई सिंपल से, ही रन्स, वो दौड़ता है, ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। तो ये बात है एक क्लोज। तो एक बात को ही इंग्लिश में टेक्निकल भाषा में बोल देते हैं क्लोज,
जिसे आप एक स्टेटमेंट कह सकते हैं बेटा, ठीक है, वेरी गुड। दूसरा कैसे जैसे चला एक बार देखते हैं कहानी को, और इसी को मैं रिलेट करूंगा बेटा सेंटेंस से। सर फिर सेंटेंस और क्लोज में क्या फर्क हो गया बेटा? सेंटेंस भी क्या होती है? अ कंप्लीट स्टेटमेंट। क्या शब्द बोला मैंने? अ कंप्लीट स्टेटमेंट। एक कंप्लीट स्टेटमेंट, एक कंप्लीट ऐसी बात, अ कंप्लीट स्टेटमेंट, हाँ एक कंप्लीट स्टेटमेंट जिसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें ग्रामर होनी चाहिए, मतलब ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट ग्रामर, प्लस में, ठीक है, प्लस में मीनिंगफुल, मीनिंगफुल स्टेटमेंट। तो बेटा खाली मीनिंग ना हो, मीनिंग भी हो और ग्रामेटिकल भी वो चीज सही। जैसे मैंने बोल दिया बेटा, ही वेंट मार्केट, बाय फ्रूट, केम बैक, ईट फ्रूट, स्लीप। मीनिंग तो इसके पास भी है, ही वेंट मार्केट, बाय फ्रूट, केम बैक, ईट फ्रूट, स्लीप। मार्केट गया, फ्रूट खरीदे, आया, खाया, सो गया। मीनिंग तो है लेकिन ग्रामर की धज्जियां उड़ गई। इसलिए सेंटेंस क्या होता है बेटा? एक कंप्लीट बात जिसके पास अपने आप में करेक्ट ग्रामर होती है, ठीक है, ग्रामेटिकली करेक्ट होता है, प्लस में मीनिंगफुल वो स्टेटमेंट होती है। मीनिंग भी होना चाहिए उसके पास एक सेंसिबल, और करेक्ट उसकी क्या होनी चाहिए? ग्रामर होनी चाहिए, ठीक है। खाली करेक्ट ग्रामर से कुछ नहीं हो सकता बेटा। जैसे कॉपी नहीं करना, रफ है। अगर मैं ये कह दूं बेटा ही किल्ड मी, ग्रामर तो सही है, कैसे? सब्जेक्ट आया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई, ऑब्जेक्ट आया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ग्रामर तो सही है लेकिन मीनिंग तो गलत हो गया। कैसे बेटा? उसने मुझे जान से मार दिया था। अगर उसने तुझे जान से मार ही दिया तो इस बात को बोल कैसे रहा है तू? इसका मतलब तू तो जिंदा है, तो ये बात तो कभी बोल ही नहीं सकता कोई व्यक्ति, ही किल्ड मी। इस बात को बस आपने समझना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपने बोला ये, तो सर फिर क्लोज में और सेंटेंस में फर्क क्या रहा बेटा? कुछ भी फर्क नहीं रहा। एक क्लोज जो होती है वो एक सेंटेंस बना सकती है, या दो क्लोज जुड़कर एक सेंटेंस बना सकती है, या तीन क्लोज जुड़कर एक सेंटेंस बना सकती है। अब समझ में आई बात? हाँ सर अब आ रहा है। पेपर में या तो दो क्लोज को जोड़ेगा या तीन को जोड़ेगा, ठीक है। तो अब आ रहा है सर, तो बातों से ही जुड़ जुड़कर एक कंप्लीट बात बनती है बेटा। चलो इस बात को ध्यान से समझो। जैसे मैंने बोल दिया ही इज, ठीक है, ही इज पेंटिंग हिज रूम, वो अपने कमरे को पेंट कर रहा है। अगर मैं इस सेंटेंस को समझूं तो ये एक वाक्य है। सो बेटा आप इसमें बोलोगे सर देखो एक बात है, कितनी? एक बात है, दो बात? एक बात है सर। तो आप बोलोगे जयदीप सर एक क्लोज है। तो बेटा ये एक क्लोज है, ये सेंटेंस भी कितना है? ये सर एक ही सेंटेंस है, ऑफ कोर्स ये सेंटेंस है सर। तो बेटा ये जो सेंटेंस है ये कितनी क्लोज का है? आप बोलोगे सर ये जो सेंटेंस है ये एक क्लोज का, ये जो सेंटेंस है ये एक क्लोज का। तो एक क्लोज का सेंटेंस है पुत्र जी, एक बात की सेंटेंस है, तो वो बात ना बोल के हिंदी में उसे हम क्या बोल देंगे? क्लोज। बस इतना फर्क है बेटा। आगे सुनिए, मैंने आपको पहले भी कहा और अब भी एक चीज को जरा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम दो बातें लिख दे बेटा, अगर हम सेंटेंस में दो बातें लिख दे, मैंने बोल दिया ही विल सक्सीड, भाई वो सफल हो जाएगा, ही विल सक्सीड वो सफल हो जाएगा, हाँ, इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है। तो अब आप पता है क्या बोलोगे? इसमें दो बातें हैं बेटा। कैसे? देखो ही विल सक्सीड एक बात हुई, फिर बेटा ये इफ क्या है? कंजंक्शन, और ये अगली बात के साथ आ गया। ये भी एक अपने आप में क्लॉज है, ये इसके साथ आ गया, और ये भी अपने आप में एक क्लॉज है। समझ रहे हो बेटा? वेरी गुड। तो पुत्र ये कंजंक्शन इसका हिस्सा नहीं माना जाएगा, ये कंजंक्शन इस क्लॉज का हिस्सा माना जाएगा, क्योंकि बाद में आके ये बात जुड़ी है, बाद में आके ये बात जुड़ी। तो मैंने बोल दिया एक बात ये है सर, एक बात ये है, दोनों बातों को कौन जोड़ रहा है? कंजंक्शन इफ। तो वो इफ किस कंजंक्शन के, जो कंजंक्शन है वो किस क्लोज के साथ माना जाएगा? पहली वाली नहीं बेटा, इसके साथ, इसके साथ। वेरी गुड। तो अब जरा एक बात बताइए, एक ये क्लॉज है, एक ये क्लॉज है, लेकिन बेटा जी हाँ है तो ये एक सेंटेंस ही ना, इसको आप दो सेंटेंस थोड़ी ना बोल दोगे। मतलब ये एक सेंटेंस है जिसमें, ये एक सेंटेंस है जिसमें, ठीक है, कितनी क्लॉज है? दो क्लॉज। तो मैं कितनी हो सकती है? तीन क्लॉज है, तीन क्लॉज वाले भी बातें लिखवाऊंगा। तो बेटा मैंने बिल्कुल करेक्ट कहा। क्या करेक्ट कहा मेरे बच्चे? कंजंक्शन वर्ड्स को जोड़ सकता है, फ्रेजेस को जोड़ सकता है, और क्लोजेस को जोड़ सकता है ना? देखो ये क्लोज छोड़ दी दो, लेकिन ये कंजंक्शन किसके साथ माना जाएगा? इस क्लोज के साथ माना जाएगा, ठीक है। अब अपने दिमाग में एक बात याद कर लीजिएगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूं बेटा। वो बात क्या है मेरे बच्चे? वो बात ये है
वो बात ये है कि जो हमारे पास, हे प्रभु, जो हमारे पास कंजंक्शन के अलावा क्लोज बचती है बेटा, उसको हम मेन क्लोज बोलते हैं, कि वो सेंटेंस की मेन क्लोज है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ रही है, इसको क्या बोलेंगे बेटा? मेन क्लोज बोलेंगे। और मेरे बच्चे, इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कह देते हैं प्रिंसिपल क्लोज। मेन क्लोज को प्रिंसिपल है ये अपने आप में उसमें, इसलिए इसको प्रिंसिपल क्लोज भी कह दिया जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्लोज भी कह दिया जाता है। क्यों? ये इसमें मेन है, वो सफल हो जाएगा। इस बात पर क्या एक्स्ट्रा लग गया कंडीशन? अगर मेहनत करता है तो ये एक्स्ट्रा बात है। जो विदाउट कंजंक्शन होगी, मेरे बात ध्यान से सुनना बेटा, जो बिना किसी कंजंक्शन के क्लॉज होगी सेंटेंस में, उसे मेन क्लॉज कहते हैं। दूसरी बात बेटा, उसको एक और नाम से जाना जाता है प्रिंसिपल क्लॉज। अगली बात मेरे बच्चे, ये वाली बात इस पर एक्स्ट्रा आखिर जुड़ती है, तो ये अपने आप में मालिक यही हुई, नौकर ये हुई, इसीलिए इसका एक और नाम दे दिया जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्यों बोल दिया जाता है बेटा इसको? इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसका एक और नाम दे दिया जाता है बेटा इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्यों? क्योंकि उसकी मीनिंग पर ये नहीं बेटी की, ये इससे आके जुड़ी है, तो ये इंडिपेंडेंट है अपने आप में, अपने पैरों पर खड़ी है। और ये क्या है? ये इस पर डिपेंड कर रही है। अगर मैं इसको हटा दूं तो इसका कोई वजूद नहीं, क्योंकि वो मेन क्लॉज है, इसलिए उसको एक और नाम दे दिया जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इसको बोल देते हैं बेटा डिपेंडेंट क्लॉज, ये तो इस पर डिपेंड करती है, इसको बोल दिया जाता है डिपेंडेंट क्लॉज। इसके कई नाम हो सकते हैं, जैसे आपने इसको इफ क्लॉज बोल दिया, ऐसा भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये जो इफ कंजंक्शन है बेटा, किसको दिखा रहा है? कंडीशन को। आप इसको कंडीशनल क्लॉज भी कह सकते हैं। तो आप इसके कितने नाम रख सकते हैं? इफ क्लोज बोल दोगे, व्हेन से जुड़ेगा व्हेन क्लोज, व्हाइल क्लोज, जो भी कंजंक्शन है, बट क्लोज, ऐसे बोल देते हैं बेटा। दूसरा इसका नाम क्या कर देते हैं पुत्र जी? इफ किसको दिखाता है? कंडीशन को दिखा रहा है, तो आप इसको कंडीशनल क्लोज भी कह सकते हैं। इसलिए आपको इतना ज्यादा डिटेल में क्यों बता रहे हो गुरुजी? ताकि बेटा आपको हर बारीकी का पता हो, तो आपके लिए ये टॉपिक दो कौड़ी का रह जाएगा। आसान हो गया? यहां तक सारी बातें याद हो रही है आहिस्ता आहिस्ता ना? ठीक है, वेरी गुड। तो प्रिंसिपल का मतलब ही होता है बेटा मेन, इसलिए मेन क्लोज इसको कहा जाता है। प्रिंसिपल उसका सिनोनिम है, तो इसलिए उसको प्रिंसिपल क्लोज कह दिया। ठीक है, अब आगे ध्यान से सुनिएगा बच्चे। तो ये इनका जैसा जिसका काम है वैसा उसका नाम रख रहा है, दो बातों को जोड़ने का काम। सर ये भी जोड़ दिया, ये भी जोड़ दिया, ये भी जोड़ दिया, है ना? अब सेंटेंसेस भी जोड़ देते हैं क्या? बिल्कुल। जैसे एक बात बताओ बेटा, मैंने बोला वो मेरा दोस्त है और वो आपकी मदद करेगा। अब ये दो बातें हैं, आराम से एंड में जोड़ ली। तो मैंने क्या बोला? ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, एंड ही विल हेल्प यू, और वो आपकी मदद करेगा। तो अब आप इन्हें क्या कह सकते हैं बेटा? इसको आप एक सेंटेंस भी कह सकते हो, एक क्लॉज भी कह सकते हो। इसको आप एक सेंटेंस भी कह सकते हो, एक क्लॉज भी कह सकते हो। इसलिए मैंने कहा दो क्लॉज या दो सेंटेंसेस को भी जोड़े, वो भी अपने आप में क्या होती है? क्लॉज। ठीक है, कंजंक्शन होता है। तो इसमें कौन कंजंक्शन है? एंड। ठीक है, एंड से पहले गुरुजी कोमा क्यों लगाया आपने? इफ से पहले तो कोमा नहीं लगाया, उसको थोड़ी देर बाद बताऊं। ठीक है ना? एंड से पहले कोमा क्यों आया, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ही इज माई फ्रेंड एंड ही विल हेल्प, वो मेरा दोस्त है, वो आपकी मदद करेगा। खत्म। तो बेटा कंजंक्शन का सीधा सादा सा काम, कंजंक्शन का काम होता है शब्दों को जोड़े, या तो वर्ड्स को जोड़ेगा, या फ्रेजेस को जोड़ेगा, या क्लोजेस या सेंटेंसेस को जोड़ेगा। क्लोज है या आप इसको सेंटेंस कह सकते हो। ठीक है, कॉपी कर लो बेटा। तो इंट्रोडक्शन हमारा कंजंक्शन का खत्म हुआ मेरे बच्चे।
ठीक है, आगे देखिए, प्रिंसिपल की स्पेलिंग है बेटा, PLE मत करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंजंक्शन का सर इंट्रो तो समझ आया, बहुत बढ़िया से याद भी हो गया। अब देखो बेटा, कंजंक्शन जो होता है मेरे बच्चे, इसके टाइप्स होते हैं। कंजंक्शन के क्या होते हैं बेटा? टाइप्स। हमें जो कंजंक्शन पढ़ने हैं वो दो टाइप के पढ़ने हैं। क्या क्या टाइप होते हैं गुरुजी? जरा टाइप के बारे में बताइए। ठीक है, क्या क्या टाइप होते हैं, जरा टाइप के बारे में भी इंफॉर्मेशन बिल्कुल लीजिए बेटा। जो पहला टाइप होता है बेटा वो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, पहला टाइप, दो टाइप है, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, आप बोलोगे सर ये क्या होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस? ठीक है, अब सवाल तो यही पैदा हुआ, ये क्या होते हैं सर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस? बेटा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो होते हैं जो कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब तू जहां मैं वहां, संग संग यूं चले तेरे, जैसे जमीन और आसमां। अब जमीन और आसमां जैसे चलते हैं वैसे संग संग मैं तेरे चलूं। ठीक, अब कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ना बेटा, उसके लिए तो कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तो मेरे बच्चे दोनों के यूनिट सेम होनी चाहिए। इसका मतलब कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस वो होते हैं जो ज्वाइन करते हैं मेरे बच्चे इक्वल रैंक्स। जयदीप सर ये इक्वल रैंक्स का क्या मतलब है जी? इक्वल रैंक्स का मतलब होता है, मैं अभी अभी कहा ना, तू जहां मैं वहां। अगर तू सब्जेक्ट तो मैं भी सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जोड़ेगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा, ये एडजेक्टिव एडजेक्टिव को जोड़ेगा। अरे वाह, ये तो मजेदार चीज है। इसका मतलब ये हुआ दोनों की रैंक क्या होनी चाहिए बेटा? इक्वल होनी चाहिए। दोनों की रैंक क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। मतलब अगर इधर भी एक कंप्लीट अपने आप में सेंटेंस है, हाँ, तो उधर भी अपने आप में कंप्लीट एक सेंटेंस है। ये ऐसे जोड़ेगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, इस तरीके से जोड़ते हुए चलेगा। और आप कहोगे तो सेंटेंस सेंटेंस को जोड़ेगा। ठीक है, चलो जरा समझते हैं, एक एक करके जरा बातचीत को कोऑर्डिनेट करते हैं, जरा कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस की बात करते हैं। जैसे बेटा मैंने अभी अभी कहा था ही एंड शी, साथ साथ कॉपी करना बेटा, ही एंड शी विल गो देयर, ही और शी वहां जाएंगे। तो बेटा ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट। इसका मतलब एंड क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अभी तक आप क्या जानते थे? एंड को कंजंक्शन, लेकिन आज क्या बोलेंगे आप उसे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इनको याद कैसे करेंगे? भी याद भी करा दो बेटा। ठीक है, पहली बात ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ दो बेटा। अब सब एडजेक्टिव एडजेक्टिव को मैंने बोल दिया, ही इज पुअर, वो गरीब है, बट ऑनेस्ट, परंतु ईमानदार है। तो गरीब है परंतु ईमानदार है। अब ऑनेस्ट भी क्या है बेटा? एडजेक्टिव। पुअर भी क्या है? एडजेक्टिव। कौन महाशय जोड़ रहे हैं? बट महाशय जोड़ रहे हैं, तो बट कंजंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो मेरे शेर, सेंटेंस सेंटेंस की भी बात होने लग रही है गुरुजी। बिल्कुल बेटा, सेंटेंस सेंटेंस की भी बात होने लग रही है। ठीक है, जैसे मैंने बोला भाई आई वॉज इल, मैं बीमार था। आई वॉज इल, मैं बीमार था। हाँ, सो आई डिड नॉट कम, मैं नहीं आया। बेटा सो से पहले कोमा लगाइएगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा मेरे बच्चे, कोमे का रहस्य भी खोलूंगा। तो आई वॉज इल, मैं बीमार था, सो आई डिड नॉट कम, इसलिए मैं नहीं आया। तो आप ये देखेंगे मेरे बच्चे, एक सेंटेंस हो गया ये और एक सेंटेंस हो गया ये, कौन जोड़ रहा है? सो। तो यहां सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया बेटा। जो सेंटेंस सेंटेंस को जोड़ता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जोड़ता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ता है, इस तरीके से बात करता है, उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मकसद जो होता है वो सिंपल दो बातों को जोड़ना, या दो सब्जेक्ट को जोड़ना है, दो ऑब्जेक्ट को जोड़ना है, दो एडजेक्टिव को जोड़ने का मकसद होता है। He's, ठीक है, रिच एंड ऑनेस्ट, वो अमीर और ईमानदार व्यक्ति है। एंड ने दो एडजेक्टिव्स को जोड़ दिया बेटा, ये इसका मकसद होता है। अब कहानी यही होती है बेटा कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस की, जो हम देखते हैं
कि सर इनको फिर याद कैसे करना है गुरुजी? बेटा इसी के नीचे आप एक नोट लिखेंगे और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद करने का एक आसान तरीका है, जिसे मैं बोल के चलता हूं बेटा, या मतलब ये हिंट बोल के चलती है, फैन बॉयज। ऐसे हिंट आप याद रख सकते हैं। वैसे तो याद करना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे हिंट याद रख सकते हैं। फैन बॉयज, FANBOYS। क्या बोला बेटा? फैन बॉयज, है ना? फैन पंखा हो गया, बॉयज लड़के हो गए। सर कैसे कैसे बनेंगे बेटा? F से कंजंक्शन बनता है फॉर। गुरुजी ये क्या होता है फॉर कैसे कर? बेटा यूज तो भी जानेंगे, अभी तो मैं आपको सिर्फ इनको याद करा रहा हूं लिस्ट। ए से क्या बनता होगा बेटा? एंड। एन से क्या बनता है? नॉर। बी से क्या बनता है मेरे बच्चे? बट। ओ से क्या बनता है? और। वाई से क्या बनता है? येट। और एस से क्या बनता है? सो। जैसे अभी मैंने सो लिखा, यहां मैंने बट लिखा, यहां एंड लिखा, तो फैन बॉयज बना दिया गया हिंट याद करने के लिए कि यहां से बच्चा हिंट याद कर सकता है। तो क्या लिखोगे बेटा? फोर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो। तो ये कंजंक्शंस जो हमारे होते हैं, ये होते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इसका मतलब जयदीप सर अब समझे आप क्यों कह रहे थे टॉपिक आसान है। क्यों मेरे बच्चे? सबके यूज जानो, यूज ऑफ फॉर, यूज ऑफ एंड, यूज ऑफ नोर, यूज ऑफ बट, यूज ऑफ और, यूज ऑफ येट, यूज ऑफ सो। अगर आपने इन सब कंजंक्शंस के फंक्शन ही जान लिए, भाड़ में गया कंजंक्शन में, फिर बचा ही क्या है? आपने हर कंजंक्शन का फंक्शन पढ़ लिया तो आप उसके एरर भी बनाओगे, एरर भी प्रैक्टिस कर लिए, कंजंक्शन टॉपिक खत्म, जिंदगी में कभी रिवीजन तक नहीं कर। सिंपल सी सेंस। दूसरी बात बेटा, फिर क्या होता है? इनके पेयर बनते हैं मेरे बच्चे। मतलब कई कंजंक्शंस ऐसे हैं इनमें से जो पेयर में भी यूज होते हैं, जिसको हम पेयर में यूज करते हैं। तो इसी के नीचे लिखिएगा पेयर। जयदीप सर ये पेयर भी याद करने? बिल्कुल बेटा, क्योंकि इनके पेयर पे भी एरर आते हैं। इसका मतलब कंजंक्शन में अब दो टाइप के एरर हो गए बेटा। या तो एरर देगा वो मीनिंग पर बेस्ड, जैसे मेरे बच्चे एक बात बताओ, मैं बीमार था परंतु मैं नहीं आया। अगर मैं यहां पर ये कहूं मेरे बच्चे यहां बट आना चाहिए कि सो आना चाहिए, अब आप मीनिंग निकालोगे। मैं बीमार था इसीलिए मैं नहीं आया, ये बात तो सही लग रही है। मैं बीमार था परंतु मैं नहीं आया है, तो मेरे बच्चे यहां बट गलत लग रहा है, सो सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपने मीनिंग समझा। तो बेटा यूज ऑफ बट भी सपोज मैं आपको करा चुका हूं, सो भी मैं करा चुका हूं, और पेपर में ऐसे बट लगा के दे, आप बट काटोगे, सो लिखोगे। इस एरर को बोलते हैं बेटा मीनिंग पर बेस्ड एरर है गुरुजी कंजंक्शन का। लेकिन एक एरर मीनिंग पर बेस्ड नहीं होता, एक एरर होता है पेयर में गलती। पेयर में गलती कैसे? देखो बेटा, ये एंड कंजंक्शन है, हां, इसी के पेयर बनाइएगा। जब आप बिटवीन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं तो इसके साथ कौन से कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं? हमेशा एंड। जिंदगी में और कोई कंजंक्शन नहीं आता, कभी भी चेक कर बेटा। जब आप बोथ का एक कंपाउंड बनाते हैं, पेयर बनाते हैं बेटा, कभी भी चेक करिएगा ये भी एंड के साथ आता है, इसके अलावा ये किसी के साथ नहीं आता। आप लिख ही नहीं सकते कुछ और। मेरे पुत्र कुछ और लिख के देगा तो एरर है, एज वेल एज लिख के देगा तो एरर है। बाद में सारे फंक्शन सिखाऊंगा बेटा, एक बार लिस्ट तैयार कर रहा हूं छुटकू। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर आप ईदर के साथ कंपाउंड बनाओगे तो वो और का बनता है, आप किसी और का नहीं बना सकते। अगर मेरे शेर आप नीदर के साथ कंपाउंड बनाओगे तो वो नोर का बनता है, और किसी के साथ नहीं बनता। ओहो, आया मच समझ? वेरी गुड। तो मेरे बच्चे इसका मतलब एंड कंजंक्शन यहां यूज हुआ, नो यहां यूज हुआ, फोर के साथ किसी का भी नहीं बनता, तो हमने छोड़ दिया, ये कर लिया, ये कर लिया। सर बट का भी बनता है? बिल्कुल बेटा, इसका एक पेयर होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो पुत्र जी ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। चलो गुरुजी, इसका कुछ बनता है और का बना दिया बेटा मैंने, ईदर और। नोर का नीदर नोर। अच्छा सर येट का भी बनता है? बिल्कुल बेटा, आप कई बार कंपाउंड देखते हैं दो हो या ऑल दो हो, ये क्या होते हैं मीनिंग सिखाऊंगा बेटा सब। इसका भी एक कंपाउंड बनता है किसके साथ? येट के साथ। ये भी सीखना पड़ेगा। सर सो का भी कंपाउंड किसी के साथ बनता है? बेटा सो का किसी के साथ भी नहीं बनता, नहीं। हां, एक कंजंक्शन होता है सो दैट। सो दैट वो मैं आपको बता दूंगा। तो सो का दैट के साथ कंपाउंड ऐसे बन जाता है, वो आपको सिखाना पड़ेगा। तो खत्म हुए। तो ये लिस्ट, ये सारे सीख लो, ये सीख लो, क्या खत्म हो जाएगा मेरे बच्चे? आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन खत्म हो जाएगा। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यहां तक समझ आए? अब आगे सुनिएगा मेरे बच्चे। इस पर वापसी आइए, इस एग्जाम्पल पर। मेरे पुत्र, मैंने लिखा आई वॉज इल सो आई डिड नॉट कम।
अब ये सो क्या है बेटा? कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन है ये कंजंक्शन है बेटा, अभी मैंने बताया लिस्ट में, कौन सा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो पुत्र क्या होगा, इसके साथ जुड़ने वाली क्लॉज ये जुड़ेगी, इसके साथ जुड़ने वाली क्लॉज ये जुड़ेगी। हाँ, अभी मेरे पुत्र मैंने कहा जो बिना कंजंक्शन क्लॉज हो उसे कौन सी क्लॉज कहते हैं? मेन क्लॉज। उसे कौन सी क्लॉज कहते हैं बेटा? मेन क्लॉज। आपने बोला ठीक है गुरुजी। बेटा ये कंजंक्शन सो के साथ जुड़ रहा है तो इसको सो क्लोज कह दो। सो क्लोज मतलब आपने कहा था ना सर, इफ कंजंक्शन क्लोज, सो क्लोज है तो मतलब सो कंजंक्शन क्लोज कह दो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, इसको सो अगर देखो तो ये कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हाँ, तो बेटा आप इस क्लोज को कोऑर्डिनेट क्लोज भी कह सकते हैं। आप इस क्लोज को कोऑर्डिनेटिंग क्लोज या कोऑर्डिनेट क्लोज भी कह सकते हैं। बोलो तारारारा तारारा। इसका मतलब जो आप बचपन से पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है? कोऑर्डिनेट क्लॉज कुछ भी नहीं होती बेटा, वो क्लॉज जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बनाते हैं, ठीक है, उसी को कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। मतलब इधर होगी उसकी मेन क्लॉज, और मेन क्लॉज के बाद जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की द्वारा क्लॉज जोड़ी जाती है, उस कंजंक्शन के नाम पर उसका नाम पड़ गया कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और कुछ भी इस चीज में नया नहीं। कितना आसान सा काम हो गया बेटा कंजंक्शन का। तो अब ऐसे ही कंजंक्शन होते हैं बेटा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फिर हम कौन से कंजंक्शन पढ़ेंगे गुरुजी? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़ लेंगे। ठीक है, अब एक बात बताइए, सिंपल सी बात छोड़िए। अब हमने बोला वेरी गुड बेटा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ लेंगे, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ लिए, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ लिया, हाँ कंजंक्शन टॉपिक खत्म। इतना आसान सा टॉपिक होता है। तो बेटा यहां पर हमने ये पढ़ना है। दूसरा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के भी अलग अलग टाइप होते हैं। इलेटिव कंजंक्शन होते हैं, ठीक है जी। अब भाई साहब ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन होते हैं। पहले मैं वो भी पढ़ाता था, लेकिन बेटा वो पेपर में पूछे ही नहीं जा रहे। अब पिछले 4 साल हो गए, पेपर में पूछे ही नहीं जा रहे कि इनके भी टाइप बताओ, तो पेपर में अब आते ही नहीं। पहले कभी पूछता था, इसलिए मैंने उसको कराना बंद कर दी। अगर आप में से कोई भी बच्चा वीओडी में जाकर कंजंक्शन देखेगा तो आप वहां पाओगे गुरुजी तो इनकी भी और भी इसके भी टाइप बताने घुस गए, लेकिन बेटा वो पेपर में पूछता ही। तब मैंने फैसला लिया कि बच्चों का टाइम खराब नहीं करना चाहिए, फालतू की वो बकवास इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मुझे नहीं देनी चाहिए जो एग्जाम में जिसका कोई वास्ता ही नहीं। जब वो उतना डीपली उतर के उसकी भी उस टाइप के भी टाइप नहीं पूछ रहा, तो मैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन भी क्यों करूं? क्यों? देखो बेटा, ये क्या बताते? ऑप्शन बताते, तू नहीं तो कोई और सही। इसलिए इन्हें ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन भी बोल दिया जाता है। ये रीजन बताते इन्हें इलेटिव कंजंक्शन भी बोल दिया जाता है। समझ रहे हो? तो इसीलिए वो इनके भी नाम के फंक्शन के हिसाब से इनके भी नाम पड़ गए हैं। ठीक है, तो वो पेपर में सिलेबस से आप ये कहो हट ही गया है, या कभी बस जो टीचिंग के एग्जाम होते तो उसमें 4-5 साल पहले पूछा जाता था। ठीक है, कराता था मैं, बट वो पिछले 2 साल से मैंने उसको कराना छोड़ रखा है। वीओडी में आपको दिख जाएगा जिसका कोई वास्ता है। मैंने बोला ना कैसे, जैसे इसको और क्या कह सकता हूं मैं? इलेटिव कंजंक्शन। इसको क्या कह सकता हूं? ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। ठीक है, तो इसीलिए उस चीज को आप अवॉइड कीजिएगा। वो पढ़ने की और अपना समय खराब करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है बेटा। ठीक है ना, फालतू बकवासबाजी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं आप अपना समय नष्ट कर ले, व्यर्थ कर ले, क्योंकि पेपर से उसका कोई वास्ता नहीं है। एरर में तो पूछता नहीं ना, क्योंकि बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच तो देखो सीजीएल में तो पूछता ही नहीं है कि बताओ ये टाइप क्या है, नहीं। सीडीएस में पूछ लेता था, बंद है कि कौन से टाइप का कंजंक्शन। तो अब बस यही पूछता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेट की मैंने सारी लिस्ट आपको लिखवा दी, तो आप ऐसे ही पहचानो। ठीक है, चलिए आप इसको कॉपी कीजिए। अब एक एक करके बेटा इन कंजंक्शंस के यूज को हम खत्म करेंगे। ठीक है जी, करें बेटा एक एक चीज को। अब एक एक चीज जरा आहिस्ता आहिस्ता समझते चलेंगे और किस तरीके से पेपर में आएगी उसको खत्म करते चलेंगे। सबसे पहले बेटा यूज ऑफ एंड। बेटा एक एक का अलग अलग अच्छे से पता होना चाहिए आपको, वरना एरर नहीं बनेंगे। आइए सबसे पहले हम करते हैं बेटा यूज ऑफ एंड। गुरुजी एंड का प्रयोग कहां करते हैं? एंड का प्रयोग क्या करते हैं? देखो बेटा, सबसे पहले तो इसका एक कॉन्सेप्ट यही निकल के आता है कि जब आप एंड को यूज करते हैं तो ऑब्वियसली है आप इससे
सब्जेक्ट्स को जोड़ सकते हैं और आप इसे ऑब्जेक्ट्स को जोड़ सकते हैं, है ना। या तो आप इसे सब्जेक्ट्स को जोड़ो, ऑब्जेक्ट्स को जोड़ो, और जब ये सब्जेक्ट्स को जोड़ेगा तो प्लूरल वर्ब लेता है, सिंगुलर नहीं लेता। इसीलिए हमने बोला, नीचे देखिए, ही एंड शी। बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक भी तो तैयार करना है यहां से। ही एंड शी इज या आर, ठीक है, इज या आर क्लीनिंग हिज, हर या देयर रूम्स। ही और शी अपने कमरे साफ कर रहे हैं। तो अब आप पता है क्या बोलोगे, सर ही एंड सी। बेटा जब भी एंड कंजंक्शन दो सब्जेक्ट्स को जोड़ता है तो वो दोनों को इक्वल प्रायोरिटी पे रखता है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों अब यहां प्लूरल सेंस देंगे, ठीक है ना। ये एंड के कंजंक्शन का तरीका होता है बेटा, रट्टा मत मारना। कंजंक्शन जब भी जोड़ेगा तो प्लूरल, पागल है। और कंजंक्शन के साथ अलग तरीके से ट्रीट होती है चीजें, नोर के साथ अलग तरीके से ट्रीट होती है, इसलिए फंस जाओगे। जो सिखा रहा हूं साथ साथ सीखना। अगर एंड सब्जेक्ट्स को जोड़ता है तो वो दो सब्जेक्ट हैं, तो वो ऑब्वियसली बात है प्लूरल सेंस रखेंगे और आप यहां पर आर लगाओगे। दूसरी बात, प्लूरल सेंस से बेटा ना हिज ना हर आप यहां पर दे, तो ही एंड शी आर क्लीनिंग देयर रूम्स। तो एंड का कॉन्सेप्ट ये। ऑब्जेक्ट्स को कैसे जोड़ेगा सर? ऑब्जेक्ट्स तो बेटा मैंने अभी बताई थी, जैसे मैंने बोला आई सॉ हर एंड हिम, मैंने हर को और हिम को देखा था या मिला था। तो एक ऑब्जेक्ट कौन हुआ? हर। दूसरा ऑब्जेक्ट कौन हुआ? हिम। कौन मिला था? ठीक है, मैं मिला था। ये हुआ एंड कंजंक्शन। ये हुआ इसका छोटा सा पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अगला, नेक्स्ट। साथ साथ कॉपी रखना भाई, छोटा हो मोटा हो जैसा भी होगा, हर कॉन्सेप्ट हमें समझना। एंड बेटा अब कहानी में ट्विस्ट है। एंड जब भी जोड़ेगा तो वो सेम सेंस को जोड़ेगा। सेम सेंस का मतलब है पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। कॉन्ट्रास्ट नहीं करेगा। कॉन्ट्रास्ट बट कंजंक्शन करता है बेटा, बट करता है ना, पलटी मार, ठीक है, पलटी मार। तू अच्छा है परंतु बेवफा है। आप ये नहीं बोल सकते तू अच्छा है और बेवफा है ठीक है, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। तो बेटा आप इस चीज को ऐसे समझिएगा। तो हमने यहां पर क्या जोड़ा? एंड। अब एंड से क्या जोड़ोगे? सेंटेंस। देखो भाई यहां पर कहानी पलट जाएगी, पलट जाएगी, टोटली पलट जाएगी। क्या बेटा? अगर एक सेंटेंस आता है, हाँ जी गुरुजी, तो देखो मैंने क्या लगाया है? कोमा। भाई अब ये चीजें आपको याद रखनी। अगर एक सेंटेंस आता है, कोमा आता है और एंड आता है, उसके बाद फिर एक सेंटेंस आता है, इसका मतलब जब एंड अगले वाली बात को जोड़ने आएगा ना बेटा, ऑब्वियसली बात है वो इसके साथ कहलाएगा। जब अगले वाली बात को जोड़ने आएगा अपने से पहले कोमा लेता है, ठीक है। अब आप कहोगे गुरुजी कोमा क्यों लेता है? बेटा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो एंड होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब है एक बात आई, हाँ, और फिर आपने दूसरी बात। तो जब भी हम स्पोकन में एक बात के बाद दूसरी बात बोलते हैं तो हम वहां ठहराव लेते हैं, वो ठहराव ही कोमा दिखाता है। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, दोनों बातों में फर्क है। अगर कोमा इधर से उधर हो रहा है तो पूरा का पूरा कहानी वहां पूरी की पूरी चेंज हो जा रही है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, है ना। इसलिए कोमा ठहराव दिखाता है। तो यहां कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब आप दो बातों को जोड़ोगे, पहले तसल्ली से एक बात बोलिए, थोड़ा ठहरिए, फिर अगली बात ऐड कीजिए। इसलिए जब ये दो बातों को जोड़ता है तो एंड से पहले आप कोमा देखते हैं। तो आप क्या बोलोगे? जैसे मैंने अभी बोला था, ही इज माई फ्रेंड। हाँ, तो मैं इधर कोमा लगाऊंगा, कोमा एंड वो मेरा दोस्त है और ही इज रेडी टू हेल्प यू, और वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। तो बेटा इधर भी पॉजिटिव खबर, इधर भी पॉजिटिव खबर, एंड जोड़, कोई टेंशन नहीं। तो एंड यहां पर क्या आ गया बेटा? कंजंक्शन। तो एंड कोमा कब लेगा? जब वो दो बातों को जोड़ेगा बेटा। यहां कोमा नहीं है, देखो, नहीं, कोमा तब आता है एंड से पहले जब वो दो बातों को जोड़े, ठीक है, याद रखें। चलो जी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा ये। तो इधर भी क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, सेम सेंस होगा, सेम सेंस होगा, सेम लहजा होगा, पैरेलल सेंस होगा। अगली चीज और क्या आता है मामला? अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटा, या अगला एक काम करूं, अगली स्क्रीन पे कर, या उसको ऊपर उठा दो बेटा। अब तो ये तो कॉपी हो गया होगा, ऊपर ऊपर उठाते हैं यार।
अब अगला कॉन्सेप्ट आप यहां से सुनिए मेरे बच्चे। होता क्या है, जब कभी भी आप बिटवीन का यूज करें तो उसके साथ एंड लगाएं, एज वेल एज ना लगाएं। अभी समझाऊंगा क्यों। ऐसे ही बेटा जब आप बोथ का यूज करें तो उसके साथ एंड लगाएं, एज वेल एज ना लगाएं। अभी समझाऊंगा क्यों। ठीक है जी, डन है। अभी समझाऊंगा बेटा क्यों। अगर आपको ये क्यों समझना है तो आपको एज वेल एज समझना होगा। एज वेल एज का मतलब क्या होता है? एज वेल एज का मतलब होता है किसी को एडिशनली साथ दिखाना कि मैं मेरे साथ साथ वो भी, इस तरीके से। तो जरा एज वेल एज का यूज समझते हैं। इसी के नीचे लिखिएगा बेटा, अगर यहां पर आपको एक सब्जेक्ट दिखाई दे प्लस आपको एज वेल एज दिखाई दे और प्लस इधर सब्जेक्ट नजर आए, तो ये जो एज वेल एज होता है ना बेटा, एज वेल एज क्या दिखाता है कि मैं और मेरे साथ ये भी इंक्लूड है। तो ये इसको इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देता, ये इसको सिर्फ और सिर्फ साथ दिखाता है। मतलब ऐसा है कि जैसे इसके लिए एक एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दिखाता है कि हां ये भी साथ जुड़ा हुआ है, कि ही और साथ साथ शी भी। ठीक है, ही और साथ साथ शी भी। तो अगर मुझे दोनों को इक्वल प्रायोरिटी देनी होती, दोनों को इक्वल सब्जेक्ट का दर्जा देना होता, तो एंड लगाता। एज वेल एज तब लगाया जाता है बेटा जब दूसरे वाले का लहजा आपको कम करना हो। जैसे मैं, अरे मेरे साथ साथ वो भी आया था, तो मैं और मेरे साथ साथ वो, ठीक है, तेरी मदद कर देंगे। तो यहां कहानी में ट्विस्ट आता है। इसीलिए मैंने कहा मेरे बच्चे कि जो छोटी सी बात मैं लिखवा रहा था ना यहां पर, कि बेटा एंड जब दोनों को जोड़ता है तो दोनों को इक्वल ओहदा देता है, इक्वल रैंक देता है, आर लेता है। लेकिन जब एज वेल एज जोड़ता है तो ऐसा नहीं करता है। तो क्या करेगा सर? ये करेगा बेटा, जो ये सब्जेक्ट होगा ना, ये मेन सब्जेक्ट होगा। इसके साथ वो दूसरा सिर्फ दिखाया जाएगा कि वो और उसके साथ साथ वो भी आ रहे हैं। तो रियल लाइफ में जब आपको पहले वाले पर ज्यादा फोकस करना होता है तब आप ऐसा करते हैं। इसीलिए जो इधर वर्ब आएगी वो वर्ब इसके हिसाब से नहीं या दोनों के हिसाब से नहीं, वो पहले वाले के हिसाब से आएगी। फिर आगे चल के जो भी चीजें आएंगी वो किसके हिसाब से आएंगी? पहले वाले के हिसाब से आएंगे, दूसरे वाले के हिसाब से नहीं आएगी। चाहे आगे जाके उसकी पोजेशन दिखाओ, तो पोजेशन होता है ना, अधिकार दिखाओ। चलो मेरे पुत्र समझते हैं इस बात को। जैसे बेटा मैंने लिखा ही एंड शी। ठीक है, ही एंड शी आप क्या लिखोगे? इज या आर क्लीनिंग। ठीक है, ही एंड शी इज या आर क्लीनिंग हिज, हर या देयर रूम। सपोज एक ही कमरा है, वो लड़का और वो लड़की अपना कमरा साफ कर रहे हैं, तो एंड है तो आप पता है क्या आपने सिखाया था सर? दोनों को इक्वल प्रायोरिटी और दोनों को इक्वल, तो यहां दिया। लेकिन बेटा अगर सेम एग्जांपल में टीचर ऐसा कर दे पेपर में, ही एज वेल एज शी, अब कहानी पलट गई। आर या एस क्लीनिंग, अब क्या बोलोगे बेटा? हिज या देयर रूम। अब पता है अब क्या बोलोगे? आप बोलोगे गुरुजी ने कहा था एज वेल एज, मतलब ये एक्स्ट्रा। सर ने हमें सिखाया था एज वेल एज पहले वाले को फोकस करता है, तो मेन सब्जेक्ट इसमें होगा पहले वाला। उसी के हिसाब से वर्ब आएगी अगर, तो बेटा वहां ही लिखा है, दे लिखा होता तो आर होता ना, तो इज आएगी, और आगे भी आएगा तो इज आएगा। भाई मेरे पूरी की पूरी कहानी पलट जाएगी। इसलिए मैंने कहा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक भी यहीं से आपका तैयार होगा, कंजंक्शन से ही तैयार होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मुझे सेपरेट टॉपिक नहीं पढ़ाना, उसकी तो प्रैक्टिस कराऊंगा मैं डायरेक्ट, ध्यान से समझिएगा। तो आज आपने क्या जाना? अच्छा सर एज वेल एज हमें आज पता चल गया, और इस तरीके से पेपर में यहां एरर देगा। ठीक है, चलो आगे की बात देखते हैं बेटा, और क्या क्या पूछा जा सकता है। इसलिए क्या होता है बेटा, बोथ के साथ एज वेल एज क्यों गलत होता है? क्योंकि बोथ क्या करेगा, अगला एग्जांपल है बेटा, बोथ क्या करेगा? सपोज करो मैंने लिखा बोथ ही एज वेल एज शी आर कमिंग हियर। अब पेपर में सेंटेंस ये दिया कि भाई दोनों, ही भी आ रही है और शी भी आ रही है,
ही भी आ रहा है और शी भी आ रही है, दोनों आ रहे हैं। जब बोथ की बात करते हैं तो बोथ, पता है बोथ का मतलब है दोनों को फोकस पे डालना। इसको भी फोकस करेगा, इसको भी फोकस करेगा, तभी तो आ रहा है। अब पेपर में दे दिया एज वेल एज, तो ये गलत है बेटा। एज वेल एज, बोथ को मत काट देना, नहीं, एज वेल एज गलत है, क्योंकि बोथ दोनों को इक्वल प्रायोरिटी देगा। तो इसका साथ कौन सा कंजंक्शन देगा? एंड कंजंक्शन देगा। तो पेपर में आप इसको काट दोगे, एज वेल एज को एंड लिखो, क्योंकि यहां दोनों को प्रायोरिटी पे रखना, और दोनों को प्रायोरिटी पे एंड रखता है, इसलिए बिटवीन बोथ के साथ एंड आता है, एज वेल एज नहीं आता। दूसरी बात मेरे बच्चे, जब हम बात करते हैं कि भाई मैंने बोल दिया डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स, ये मिठाइयां बांट दो बिटवीन हर एज वेल एज हिम। अब देखो, लड़की और उस लड़के में मिठाइयां बांट दो। अब बिटवीन भी बेटा दोनों में बराबर इससे कराएगा कि भाई दोनों में मिठाइयां बांटनी है तो दोनों को इक्वल। वेरी गुड। और एज वेल एज गलत, तो जैसे ही पेपर में आपको बिटवीन दिखे उसके साथ भी आप एंड लगा। चलिए भाई कॉपी कीजिए। एक इस प्रकार से पेपर में एरर पूछा जा सकता है, मतलब जो भी मैं करा दूंगा बेटा उससे बाहर कोई एरर है ही नहीं पेपर। फटाक से लिखिए। तो मुबारक हो मेरे शेर, यूज ऑफ एंड हमारा खत्म हो। अब आप एंड में कोई भी किसी भी प्रकार की गलतियां नहीं करो। हे प्रभु। तो बेटा चीजें बहुत आसान है, तो प्लीज उन्हें आसान ही रहने दें। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं मेरे बच्चे, यूज ऑफ और। अब यहां कई कंजंक्शंस के बारे में मैं जिक्र करूंगा, और भी, इधर और भी, नीदर नोर भी, कईयों के बारे में यहां जिक्र करूंगा बेटा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, और के केस में क्या होता है, कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटा। अलग अलग कॉन्सेप्ट है, मेन जो इनका है मुद्दा वो और है बेटा। जब भी आप सब्जेक्ट जोड़े, ठीक है, जैसे ही और शी, या तो ही या शी, आप और देखें, हाँ, फिर प्लस आप सब्जेक्ट जोड़े, फिर जो वर्ब है, ठीक है, फिर जो वर्ब, हाँ, इस वर्ब के, हाँ, नियर, नजदीक वाला, नियर वाला मेन सब्जेक्ट हो, मतलब वो या मैं कर रहा हूं तेरी मदद, वो या मैं कर रहा हूं तेरी मदद, वो या मैं कर रहा हूं तेरी मदद, तो नजदीक वाला, वो लड़का या ये लड़की कर रही है तेरी मदद, ऐसा होता है। क्योंकि बेटा एंड क्या करता है, दोनों को जोड़ता है, और क्या करता है, ऑप्शन देता है, तू नहीं तो कोई और सही। इसलिए जब वर्ब के नजदीक आता है वो मेन सब्जेक्ट हो जाता है इसमें। जैसे बेटा अगर मैं ये बोलूंगा, ठीक है, ऐसे सुनिएगा, ही और शी
इज या आर डूइंग, हर, हिज या देयर वर्क, तो आप क्या बोलोगे बेटा? वो या शी कर रही है अपना काम, वो लड़का या वो लड़की कर रहा है अपना काम, नहीं, या वो लड़की कर रही है अपना काम। क्यों? क्योंकि बेटा ये वर्ब के नजदीक है, और ये वर्ब के नजदीक है तो ये मेन सब्जेक्ट। ठीक है जी, ये हालत हुई बेटा। यहां पर आपने बोला सर संभाल लेंगे सर, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, तो बेटा आप इसमें ये लिख के चलोगे, सुख शांति है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। आपने बोला सही है सर, या मेरे बच्चे क्या करो, आप क्या करो, ऑब्जेक्ट को जोड़ दो, जरूरी नहीं है और हमेशा इसको जोड़े, तो ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को भी जोड़ सकता है। जैसे आई विल बाय अ स्कूटर और कार, मैं एक स्कूटर या गाड़ी खरीदूंगा, तो या तो आप स्कूटर खरीदोगे या आप गाड़ी खरीदोगे, या तो आप स्कूटर खरीदोगे या गाड़ी। अगर मैं कहूं आई विल बाय अ स्कूटर एंड कार, मतलब आप दोनों खरीदेंगे। तो बेटा और जो है वो ऑप्शन दिखाता है, ठीक है, वेरी गुड, डन, कि या तो ये ऑप्शन या ये ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो और का हुआ बेटा पहला तरीका ये। दूसरा कॉन्सेप्ट ऊपर उठाता चलूंगा भाई। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है मेरे बच्चे कि और जो है वो अपने आप में एक कंपाउंड भी बना लेता है ईदर के साथ, और एक कंपाउंड भी बना लेता है। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा बेटा जैसा ऊपर था, या फिर ना जोड़ना है ना, ना मैं ना तू, दोनों में नेगेटिव नेगेटिव जोड़ना हो तो ईदर और नीदर नोर का कंपाउंड बन जाता। मतलब अगर मैं इस बात को कह रहा हूं बेटा ही और शी इज रेडी टू गो देयर, तो बेटा यहां आर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी अभी समझाया मेरे बच्चे, वो सब्जेक्ट मेन होगा जो नियर द वर्ब होगा। आप इसी बात को एक और तरीके से और ज्यादा एम्फेसाइज करके, एम्फेसाइज होता है ना, जोर लगा के कह सकते हो, क्या वो या वो लड़का या वो लड़की तैयार है वहां जाने के लिए, या तो वो लड़का हां या वो लड़की वहां जाने के लिए तैयार है। बेटा कुछ भी नहीं बदला, कुछ नहीं बदला मेरे शेर, जो था वो सेम रहा, बस बात एम्फेसाइज हो गई, बात बिल्कुल सेम। अच्छा मुझे उल्टा बोल रहा हूं, ना तो वो लड़की और ना ही वो लड़का वहां जाने के तैयार है, ना ही तो नीदर आ जाएगा, नीदर ही नोर शी इज यार सेम आएगा बेटा, इज रेडी टू गो देयर, मीनिंग बदल गया, ना तो वो लड़का और ना वो लड़की वहां जाने के लिए तैयार। पेपर में नीदर और कर दे तो गलत है बेटा, ठीक है, पेपर में कर दे नीदर ही नोर शी इज नॉट रेडी। बेटा एक बात बताओ मेरे शेर, अगर पुत्र नीदर ना तो वो उसके साथ नॉट भी क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो इसके साथ नॉट दे दे वो भी सुपरफ्लुअस, नीदर के साथ और दे दे वो भी सुपरफ्लुअस, ईदर के साथ जो है नोर दे दे वो भी गलत। तो कंपाउंड में गलती कर लेगा, या हेल्पिंग वर्ब में गलती करेगा, या नोट की गलती करेगा। मुझे मेरा काम है आपको हर एक बात इतनी गहराई से बता देना कि बाकी कोई गलती करे ना करे तुम नहीं करो, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। तो आप इसमें ये भी देख सकते हैं। चलिए आगे देखो बेटा, जैसे आपने और को अलग से भी यूज किया, क्या सर मैं नोर को भी अलग से यूज कर सकता हूं? ठीक है बिल्कुल बेटा, लेकिन याद रखिएगा नोट के केस में क्या गड़बड़ होगी, ध्यान से सुनो। इसी के नीचे लिखो, इसी के नीचे एक नोट करके लिखना बेटा। अगर आपके पास नोट आ जाए तो बेटा नोट के साथ नोर कंजंक्शन सही होगा, खुद से सोचिए, या नोट के साथ और कंजंक्शन सही होगा? बेटा नोट के साथ नोर नहीं चलेगा। जैसे मैंने बोला ही डज नॉट राइट टू मी, ना तो मुझे वो लिखता है, नोर या और टॉक टू मी, ना मेरे से बात करता है। तो ना तो वो मुझसे कुछ लिखता है ना मुझसे बात करता है। एक बात बताओ बेटा, ही डज नॉट, ना तो वो मुझसे लिखता है और ना मुझसे बात करता है, तो बेटा आपने देखा ये तो नेगेटिव है, नोट आ गया। अब नोट के साथ
बेटा और बनेगा, नोर की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी वहां नॉट सेंस दे रहा है, तो नोर वहां हो जाएगा गलत। इसलिए क्या होता है जब आप नेगेटिव वर्ब देख लेते हैं, नॉट देख लेते हैं सेंटेंस में, तो उसके बाद नोर गलत है। अगर पहले से नोर आ जाए तो उसके बाद नॉट गलत है। तो नीदर ही नोर शी इज रेडी टू गो देयर, खत्म हुआ, ना तो वो ना वो जाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर पहले नोट आ गया बेटा, फिर आप कंजंक्शन से जोड़ रहे हो दोनों बातों को, तो आपको फिर हराना पड़ेगा नोर को और जीताना पड़ेगा और को। तो इसका मीनिंग ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ना तो मुझे वो लिखता है या बात करता है। तो ना तो मुझसे वो लिखता है या बात करता है, मतलब कुछ भी नहीं करता। ये चीज आप यहां पर जोड़ोगे। ला 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 ला। आया मेरे शेर को मजा? कॉपी करो बेटा यहां तक, फिर उसको ऊपर उठा दो। टू मी हटाओगे तो बेटा ये लिख दो, ही डज नॉट राइट और टॉक टू मी। बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हो बेटा। ठीक है बच्चे, आगे देखिएगा। अब क्या होता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। आपने हर एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। मैंने कहा ना, जहां जहां से एरर आते हैं मैंने सब बता देना। अगला कॉन्सेप्ट क्या है छुटकू? अगला बेटा, जैसे आप और यूज करते हैं बेटा, इसी सेंस में आप एल्स यूज करते हैं और इसी सेंस में आप अदरवाइज यूज करते हैं। हां बिल्कुल बेटा, आप कई बार ऐसा कंजंक्शन देखते हैं, ठीक है, जहां आप और को एल्स को एज अ कंजंक्शन यूज करते हुए नजर आते हैं, एज अ कंजंक्शन यूज करते हुए नजर आते हैं, ठीक। अदरवाइज क्या होता है? वरना। अगर हिंदी मीनिंग देखते हैं ना बेटा, तो अदरवाइज का मतलब होता है वरना, ठीक है, डन है। वरना और भी इसी सेंस में यूज होता है, वरना एल्स भी इसी सेंस में यूज होता है, वरना। कैसे आप यूज करते हैं बेटा? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से ही सुनिएगा, ठीक है।
ध्यान से सुनेगा तो मैंने बोला बेटा वी मस्ट हरी अप और अन्यथा वी विल मैंने एक बात ये बोली बेटा, वी मस्ट हरी अप और वी विल बी लेट फॉर द पार्टी। मतलब एक और जो है वो वरना टाइप की भी सेंस देता, वरना जो हम अदरवाइज बोलते हैं वैसे ही। वी मस्ट हरी अप और वी विल बी लेट फॉर द पार्टी। हमें जल्दी करनी चाहिए, वरना दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या, वरना हम लेट होंगे, वरना हम क्या हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है। तो ये सेंस आपके दिमाग में बैठनी चाहिए बेटा, भाई जल्दी से घर चल वरना मम्मी गुस्सा हो जाएगी, जल्दी से घर चल वरना मम्मी गुस्सा हो जाएगी। तो ये बोल दिया आपने, मेहनत कर ले वरना फेल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं सर एल्स भी यूज होता है या कोई और भी यूज होता है बेटा, एल्स भी यूज होता है इसमें, ये भी कैसे। अब अदरवाइज की बात करते हैं। मैंने बोला गो देयर, वहां चला जा, गो देयर कॉमा अदरवाइज आई विल कॉल योर फादर। वहां चला जा वरना तेरे पापा को फोन कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, गो देयर अदरवाइज आई विल कॉल योर फादर। ठीक है, वेरी गुड, वहां चला जा वरना तेरे पापा को कॉल कर दूंगा। अदरवाइज जैसे लीव माई हाउस अदरवाइज आई विल कॉल द पुलिस, मेरा घर से निकल जा। ठीक है, गेट आउट, बाहर निकल जा, अदरवाइज गेट आउट, अदरवाइज आई विल, ठीक है, या अदरवाइज आई विल कॉल द पुलिस, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। ये चीज होती है बेटा। ठीक है, डन है, वेरी गुड। अब ऐसा ही है जैसे बेटा मैंने बोला वी मस्ट वाटर द प्लांट्स, हमें प्लांट्स को, ठीक है, पानी देना चाहिए, अदरवाइज दे विल डाई। वरना वो मर जाएंगे, अदरवाइज दे विल डाई, वरना वो मर जाएंगे। तो बेटा आप ऐसे यूज करते हो इनको, ठीक है, आप इनको ऐसे यूज करते हो तो इनको परफेक्टली आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। बताओ बेटा, ठीक है, आसान हुआ। कॉपी करो यहां तक, फिर मैं ऊपर उठा रहा हूं, इसको ऊपर उठा रहा हूं, फिर एक और एरर बताता हूं, अगला एरर पेपर में क्या आएगा। ठीक है, वरना का मतलब क्या होता है, अदरवाइज हो या और हो, या इनका मतलब क्या होता है बेटा, इनका मतलब पता है क्या होता है, ये कर लो वरना ऐसा हो जाएगा। वरना का मतलब क्या होता है, ये कर लो वरना ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये कर लो वरना ऐसा हो जाएगा। जैसे इसके नीचे लिखो व्हाट इज द रिजल्ट, क्या रिजल्ट होगा, व्हाट इज द रिजल्ट इफ समथिंग इज नॉट हैपेंड। मतलब क्या हुआ है, समथिंग डज नॉट हैपन। अगर कुछ नहीं होता तो क्या होगा, अगर कुछ नहीं होता तो क्या होगा बेटा, उस केस में यूज करते हो व्हाट इज द रिजल्ट इफ समथिंग डज नॉट हैपन। अगर कुछ नहीं होता तो क्या होगा, कुछ नहीं होता तो क्या होगा, मतलब देखो बेटा, जैसे वी मस्ट हरी अप
हमें जल्दबाजी करनी चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो वी विल बी लेट। क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब रिजल्ट क्या आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, वहां जाओ, नहीं जाऊंगा तो अदरवाइज आई विल कॉल योर फादर, कॉल कर दो तेरे पापा को, ठीक है। अच्छा वी मस्ट वाटर द प्लांट, हमें प्लांट को पानी देना चाहिए भाई, उन प्लांट को, नहीं दूंगा तो ये रिजल्ट हो जाएगा। तो बेटा व्हाट इज द रिजल्ट, क्या हो जाएगा इफ समथिंग डज नॉट हैपन, अगर कुछ नहीं होता, अगर कुछ नहीं होता तो क्या हो जाएगा, इसको बताते तीनों भाई। तीनों भाई आपको सेम तरीके से मीनिंग देते हुए नजर आए, तीनों भाई। आप क्या पता यहां कह देते एल्स आई विल कॉल द पुलिस, या अदरवाइज आई विल कॉल द पुलिस, या और आई विल कॉल द पुलिस। समझ रहे, आपको तीनों सेम मीनिंग नजर आते जाएंगे, पर ये इनका मीनिंग नजर आता है। अच्छा एक और होता है इसमें, और एल्स, और एल्स एक साथ भी यूज कर लेता है भाई, और एल्स। मॉडर्न इंग्लिश में आजकल और एल्स भी आपको एक साथ नजर करता हुआ नजर आएगा। जैसे देखो, आई विल हैव टू लीव नाउ, मुझे अभी जाना होगा, आई विल हैव टू लीव नाउ, मुझे अभी जाना होगा, हाँ। और एल्स, अन्यथा, अन्यथा आई विल मिस माई ट्रेन, अन्यथा मैं अपनी ट्रेन मिस कर लूंगा। अब आप इसको चार तरीके से कह सकते हो, चार तरीके से कह सकते हो। जैसे आई विल हैव टू लीव नाउ अदरवाइज आई विल मिस माई ट्रेन, आई विल हैव टू लीव नाउ और आई विल मिस माई ट्रेन, आई विल हैव टू लीव नाउ एल्स आई विल मिस माई ट्रेन, आई विल हैव टू लीव नाउ अदरवाइज आई विल मिस माई ट्रेन। हाँ तो बेटा ऐसे जब आप इन चीजों को देखते हैं तो आपको नजर आएगा एक ही बात को आप एक नहीं बेटा कई तरीके से कह पाते हैं, कई तरीके से आप कह पाते हैं, ठीक है। बाकी एल्स तो कई जगह देखते हो, एनीथिंग एल्स, समथिंग एल्स, वो अलग कंपाउंड होता है, उसमें अलग कंपाउंड होता है। तो आप इनको ऐसे यूज करते हैं बेटा, तो वो भी अपने आप में सही है। अच्छा एक चीज और सीखने वाली है, लेकिन कंपाउंड में कभी गड़बड़ मत कर। मतलब सर जैसे बेटा अगर पेपर में आ जाए, ठीक है, ईदर ही एल्स शी विल गो देयर, ना 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 ना, क्योंकि बेटा जब दो चीजों में ऑप्शन देना हो, एल्स ऑप्शन नहीं देता, अदरवाइज ऑप्शन नहीं देता, फिर पेपर में आप इसे काट के और ही लिखोगे, क्योंकि ईदर के साथ और आता है। कंपाउंड में छेड़खानी नहीं, क्योंकि बेटा एल्स तो कहीं ना कहीं ये बताएगा ये ना हुआ तो ऐसा, हाँ, तो यहां एल्स जो कंजंक्शन है वो नहीं आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, और आएगा। तो ईदर के साथ और, नीदर के साथ नॉर फिक्स, आप उसमें अदरवाइज वगैरह लेकर नहीं आ सकते, ये भी पेपर में एरर है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। करिए कॉपी। तो एल्स और आपका अदरवाइज, आपको और एल्स ये सेम मीनिंग देते हुए नजर आएंगे। तो ये भी कंजंक्शन इसी के हिस्से निकल के आते हैं, और से रिलेटेड मैटर होता है। ठीक है बेटा, बाकी एल्स ये नहीं, हमने बनाया एनीबडी एल्स, एवरीबडी एल्स, ठीक है, नोबडी एल्स, नोवेयर एल्स, ये अलग चीज है बेटा। ठीक है चुटकू, आगे बढ़ ले बेटा। भाई और के साथ ये कंपाउंड थे। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट कंजंक्शन। तो हम क्या कर रहे हैं, यूज ऑफ येट। अब येट को समझ, देखो बेटा इसको पढ़ लिया, अपनी लिस्ट में चेक कर, क्या पढ़ लिया, एंड पढ़ लिया, नोर पढ़ लिया, और पढ़ लिया, और इसके साथ और जो कंजंक्शन रिलेट हुए वे पढ़ लिए, एक्स्ट्रा भी पढ़ लिया हमने। अब येट करा रहा हूं, फिर सो कराऊंगा, बाकी चीजें जो भी होंगी, ठीक है, उन चीजों को हम संभालेंगे। चलो बाकी तो मैं डिलीट ही कर देता हूं, ये और ये छोड़ के बाकी डिलीट करते हैं, साफ सफाई रखते हैं। अब हमें क्या करना है, यूज ऑफ येट। तो बेटा और एल्स अदरवाइज ये तीन दिख सकते हैं, लेकिन इधर के साथ एल्स गलत।
इधर के साथ अदरवाइज गलत, इधर के साथ क्या है और है। ठीक है, मजा आ गया। इसलिए मैं कह रहा था कंजंक्शन को इस तरीके से पढ़ लो भाई, इसका रिवीजन नहीं करना दोबारा, एक बार पढ़ के भाड़ में गया ये, इसमें टाइम पास नहीं करना बेटा। अच्छा, येट क्या होता है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट बेटा, आप येट को एडवर्ब के तौर पे भी देखते हो, येट को आप एडवर्ब के रूप में देखते हो, जिसमें आप इसे अब तक की सेंस में देखते हो, और आप मेरे पुत्र इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हो। याद आया भाई? तो ये तो मैंने टेंस में पढ़ाया था, टेंस में पढ़ाया था ना बेटा। आपने बोला था हाँ सर, नोबडी हैज कम येट, मतलब नेगेटिव के साथ, अब तक कोई नहीं आया। ठीक है, उसने अब तक अपना काम नहीं किया, ही हैज नॉट डन हिज वर्क येट। तो बेटा येट यहां कंजंक्शन नहीं है, येट यहां मेरे दोस्त अपने आप में एडवर्ब है बेटा, अपने आप में एडवर्ब है, कंजंक्शन नहीं है। अब तक उसने अपना काम नहीं किया है, ही हैज नॉट डन हिज वर्क येट, अब तक उसने अपना काम नहीं किया है। ठीक है, तो यहां आप उसको देखोगे बेटा कि वो अपने आप में कंजंक्शन नहीं है, वो यहां पर अपने आप में एज एन एडवर्ब काम कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड। अब जरा आगे नेक्स्ट फंक्शन। सर आपने कहा येट कंजंक्शन भी होता है, बिल्कुल होता है मेरे दोस्त, येट कंजंक्शन भी होता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? ऐसा होने पर भी, ऐसा होने पर भी, कैसा, या ऐसे लिख लो, कैसा होने पर। जैसे देखो बेटा, एक स्टेटमेंट आई, आपने येट लगाया, हाँ, फिर एक स्टेटमेंट आई, इसका मतलब यही होगा, इसका मतलब ये होगा ऐसा होने पर भी। ऐसा कैसे? ये वाला, ऐसी चीज, ऐसा होने पर भी, ऐसा होने पर भी। ठीक है, ऐसा होने पर भी, तो उसको बोलते हैं बेटा येट, ऐसा होने पर भी। मतलब उसने मेहनत की थी फिर भी फेल हो गया, या ऐसा होने पर भी, या आप क्या बोल देते इसको हिंदी में, फिर भी, फिर भी उसने मेहनत की थी फिर भी फेल हो गया, या उसने मेहनत की थी ऐसा करने पर भी वो फेल हो गया, उसने मेहनत की थी ऐसा करने पर भी वो फेल हो, उसने मेहनत की थी फिर भी वो फेल हो गया। ठीक है, ऐसा होने पर भी या फिर। सर आपका सीडीएस का इंग्लिश का बैच आया है क्या? वो लेना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं लेना भाई। ठीक है, अगर आप मेरे से इंग्लिश पढ़ रहे हो बेटा, तो सेपरेट वो बैच लेने की जरूरत नहीं है, इस बैच में सब कुछ हो रहा है। तो सीडीएस वाले में क्या कुछ अलग चांद सितारे चमकेंगे? नहीं चमकेंगे। वो बच्चे जिनको खाली सीडीएस का पेपर देना है और वो जल्दी जल्दी इंग्लिश सीडीएस के पेपर से पहले खत्म कर रहे हैं अपने, तो वो उसमें एडमिशन ले रहे हैं बेटा। आपने फाउंडेशन बैच ही पढ़ लिया, फाउंडेशन बैच तो सब बातों का बाप बन के बैठा हुआ, सब कुछ कवर है आपका। तो सीडीएस की इंग्लिश और ये इंग्लिश तो अलग तो चमकेगी नहीं बेटा। ठीक है, तो बिल्कुल भी अपना पैसा बर्बाद ना करें। चलो मेरे बच्चे, येट क्या हुआ बच्चे? येट हुआ स्टेटमेंट ऐसा होने पर भी। कैसा होने पर भी? जो भी आप बोल रहे हो, मैंने बोला ना उसने मेहनत की थी, उसने मेहनत की थी फिर भी वो फेल हो गया, तो आप क्या करोगे? ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की थी येट ही फेल्ड, फिर भी वो फेल हो गया। ठीक है, उसने मेहनत की थी फिर भी वो फेल हो गया। अच्छा, वो अमीर है फिर भी वो गरीबों की मदद नहीं करता, तो आप क्या लिखोगे इसके नीचे? ऊपर उठा दो क्या? ही इज रिच, वो अमीर है, येट ही डज नॉट हेल्प द पुअर, तब भी वो गरीबों की मदद नहीं करता, फिर भी वो गरीबों की मदद नहीं करता। तो इतनी सारी हिंदी रेफरेंसेस आपके पास इसमें हैं बेटा, जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, आसान हो गया बेटा। तो ये हुआ भाई येट कंजंक्शन, ना तो कंजंक्शन में आपको कोई मेहनत नहीं करनी बेटा, बस मुझे बोलते चल। अब लेकिन येट जब हम कर रहे होते हैं, हाँ, इसमें एक कंजंक्शन आता है बेटा, इसी में एक कंजंक्शन आता है जिसे हम बोलते हैं दो या और दो।
दो या ओल दो, ये दो कंजंक्शन होते हैं बेटा, इनका मतलब होता है हालांकि। हालांकि, ठीक है सर, ये कैसे रिलेट करते हैं, ये कैसे रिलेट करते हैं बेटा, इनके खासियत है, जो बात आप येट से बोल पाते हो ना, वो बात आप ओल्दो से भी बोल पाते हो। कैसे बोल पाते हो, देखो मेरे बच्चे, मैंने बोला वो गरीबों की मदद नहीं करता, हालांकि वो अमीर है, वो फेल हो गया, हालांकि उसने मेहनत की। बेटा जी बिल्कुल सेम बात आप ओल्दो या दो से बोल पा रहे हो जो आप येट से बोल पा रहे हो, लेकिन बात घुमानी पड़ रही है, बात घुमानी पड़ रही है। मतलब इस बात को बेटा मैं लिख रहा हूं, ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की थी, येट ही फेल्ड, फिर भी वो फेल हो गया। लेकिन इस बात को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ही फेल्ड, वो फेल हो गया, दो ही वर्कड हार्ड, हालांकि उसने मेहनत की थी। देख रहे हो बेटा, बिल्कुल सही है। या यहां क्या लिख सकते हो, ऑल्दो। या क्या कह सकते हो बेटा, ही डज नॉट हेल्प द पुअर, वो गरीबों की मदद नहीं करता, हालांकि वो अमीर है, दो ही इज रिच, हालांकि वो अमीर है। बोल सकते हो ना बेटा, यद्यपि वो अमीर है या हालांकि वो अमीर, आप ऐसा बोल सकते, लेकिन आप इसमें उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते। उल्टा पुल्टा क्या, ही डज नॉट हेल्प द पुअर, हाँ येट ही इज रिच, फिर भी वो अमीर है, वो गरीबों की मदद नहीं करता फिर भी वो अमीर है, नहीं बेटा, हालांकि वो अमीर। तो पेपर में उल्टा सुल्टा एरर दे देगा, पेपर में उल्टा कर देगा। उल्टा क्या कर देगा, जैसे बेटा दे देगा, ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की थी, येट या दो ही फेल्ड, फिर भी वो फेल हो गया, तो येट ही फेल्ड, हालांकि वो फेल हो गया, नहीं बेटा। मतलब उल्टू पुल्टू कर देगा आपके साथ। तो आपके साथ क्या फंसाएगा, दो और ओल्दो में आपको उलझाने की कोशिश करेगा। आप बोलोगे हार्ड में जा, मैं नहीं उलझूंगा क्योंकि मैंने पढ़ाई कर ली। बेटा यही है मीनिंग, मतलब या तो वो सेंटेंस येट से बन सकता है, लेकिन अगर घुमा के बनाओगे तो वो दो या ओल्दो से भी बन सकता है, दो या ओल्दो से भी बन सकता है। तो बेटा जी अगर आप मीनिंग के बगैर सोचते हैं पहाड़ तोड़ लेंगे, इम्पॉसिबल। कंजंक्शन टॉपिक है, वो मीनिंग से ही टैकल होगा। अब उसमें हवाबाजी दिखाएं, रूल रट ले, फलाना ढिमकाना, वो किसी भी काम का यहां पर नहीं है बेटा। बताइए मेरे दोस्त, कहानी कोई भी मुश्किल नहीं, बेहद आसान सा काम था, आसानी से आपने समझ लिया ये। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट आता है। कौन सा ट्विस्ट आता है गुरुजी? ट्विस्ट आता है मेरे बच्चे, जब एक कंपाउंड भी तैयार कर लिया जाता है। क्या? अगर आप चाहें तो दो और ओल्दो से सेंटेंस की शुरुआत भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट लिखेगा, कंजंक्शन नहीं, कॉन्सेप्ट। क्या आप क्या करो, दो या ओल्दो पहले लिख दो, हां, और इसके बाद वाली स्टेटमेंट लिख दो। तो ये वाली बात आप पहले लिख दो, उसके बाद क्या लगाओ बेटा, कोमा, और बची वाली स्टेटमेंट लिख दो। ठीक है, पहली बात कोमा, या आप येट लगाओ, दोनों नहीं बेटा, ये बात ध्यान रखना, पेपर में यहां से एरर आएगा। या तो आप कोमा लगाओ, इसलिए मैंने हिंदी में या लिखा, और मत लिखना, वरना कई बच्चे सोचते हैं और कंजंक्शन है इसलिए या लिखना, कोमा या येट। अगर पेपर में कोमा येट दोनों आ गए तो वे गलत होंगे। या तो कोमा यूज करोगे या येट यूज करोगे, ठीक है। कोमा येट दोनों एक साथ नहीं, दोनों एक साथ नहीं। ओ लो जी, मतलब बड़े शापे हो गए। इस बात को ही इज रिच येट ही डज नॉट हेल्प द पुअर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, ही डज नॉट हेल्प द पुअर दो ही इज रिच। लेकिन इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे? देखो बेटा, ही डज नॉट हेल्प द पुअर दो ही इज रिच, दो ही इज रिच को आगे उठा के लिख दो, मतलब उस बात को पहले बता दो, उस बात को पहले बता दो। कैसे? दो ही इज रिच,
हालांकि वो अमीर है, दो ही इज रिच, हालांकि वो अमीर है, कॉमा, इस बात को पीछे लिख दो, ही डज नॉट हेल्प द पुअर। हालांकि वो अमीर है पर गरीबों की मदद नहीं करता, डज नॉट हेल्प द, वेरी गुड। या इसी बात को आप ऐसे लिख दो, दो ही इज रिच, हालांकि वो अमीर है, हां, दो ही इज रिच, हालांकि वो अमीर है, येट, फिर भी, ही डज नॉट हेल्प द पुअर, फिर भी वो गरीबों की मदद नहीं करता। मतलब मेरे बच्चे दो और येट का कंपाउंड भी बना है, मतलब मेरे बच्चे दो और येट का कंपाउंड भी बना है, तो ये भी सही है भी। मतलब एक बात मैंने चार तरीके से बोल दी, अंग्रेजी भाषा में मेरे बच्चे एक बात मैंने चार तरीके से बोल दी। कैसे? देखो, ही इज रिच येट ही डज नॉट हेल्प द, वो गरीब है, वो अमीर है, फिर भी गरीबों की मदद नहीं करता। अच्छा, इसी बात को ऐसे बोल दो, ही डज नॉट हेल्प द पुअर दो ही इज रिच, वो गरीबों की मदद नहीं करता हालांकि वो अमीर है। इसी बात को ऐसे बोल दो, हालांकि वो अमीर है, गरीबों की मदद नहीं करता, हालांकि वो अमीर है, फिर भी गरीबों की मदद नहीं करता। भाई साहब, एक ही बात को बोलने के चार तरीके। एक और है पांचवा, परंतु, बट लगा दो, वो अमीर है परंतु गरीबों की मदद नहीं करता, बट से भी सेम सेंस आ जाएगी, क्या उखाड़ दोगे भाई? तो हमारे दिमाग में कचरा यही तो भरा है। अब कई बच्चा क्या बोलो, ओले छल, इसको तो ऐसे बोलते हैं, अरे इसको ऐसे बोल, ऐसे बोल, ऐसे बोल, ऐसे बोल, तेरी मर्जी, मुंह तो खोल, कुछ तो बोल। पर क्या पता यहां ऑल दो लगा दे तू, ऑल दो ही इज रिच, या ऑल दो ही इज रिच येट, या कॉमे से बोल दे, क्या कर लेगा मेरे पुत्र? तो पिछले साल सीजीएल मेंस में और एसबीआई पीओ के मेंस बेटा कोमा और येट एक साथ दे दिया था, जो एरर। वाह 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 वाह। दूसरा एरर, बेटा जी दो और ऑल दो के साथ मैंने कोमा या येट का ऑप्शन दिया है, बट गया ऐसी तैसी करा। ऑल दो और दो के साथ बट दे देगा, अरे बट आता ही नहीं इनके साथ, तो येट आता है या कोमा आता है। पेपर में पता करेगा, दो ही इज रिच बट ही, ओ भाई बट इंडिविजुअल यूज होता है, अकेले बट का यूज भी सिखाऊंगा। अगर दो और इसके साथ बट दे तो काटना, या तो कोमा लगाना है, येट। भाई साहब ऐसे भी एरर देगा, तो हमारी नजरों से वो बच ना सकेगा। तो ये यूज था मेरे बच्चे, दो ऑल दो, ठीक है, का यूज, येट का यूज, दो ऑल दो के साथ येट या कोमे का यूज। कॉपी करके छोड़ दो बेटा। इन्हीं टाइप के बेस्ड हमने एरर। तो ये हुआ हमारा यूज ऑफ येट। अगली कक्षा में क्या करोगे भाई साहब? अगली कक्षा में मेरे बच्चे हम यूज ऑफ सो पढ़ेंगे, और आज शाम को, ठीक है जी मेरे बच्चे, 6 बजे हम करेंगे अपनी वोकैब की क्लास। आया मजा पुत्र जी? तो ये कॉपी मत करना, कल कल हम करेंगे यूज ऑफ सो, फिर करेंगे बट। हो गया बेटा कॉपी? तो पुत्र जी कंजंक्शन टॉपिक है एकदम झकास, एकदम आसान। कंजंक्शन ये रहा, ठीक है जी। चलो बेटा खुश रहिए, आबाद रहिए, शाम को 6 बजे मिलते हैं, ठीक है, और आज वोकैब की क्लास में। डन है? बाय मेरे शेर।